This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी दिनांक 22 द्वादशी त्रयोदशीच्या दिनांक 22 जून 2021 चरक दिनांक अध्याय 4 प्रमेय निदान श्लेष्म प्रमेय शंखं चक्रं जलौकामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसं मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं विदित्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। Dadashi, yes, Dadashi today. तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा भूयस्थलम् उपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति। तर्हि कफस्य ये श्वैत्यशैत्यादयः गुणाः ते सर्वेपि वाक्पटेन निर्दिष्टाः सूत्रस्थाने प्रथमेऽध्याये। किन्तु यथा मया उक्तं प्राकृतात् वैकृतं ज्ञायते इत्येतु सर्वथा मान्यमेव सम्मतमेव, किन्तु वैकृतादपि प्राकृतं ज्ञायते इति फणसळ्कर् महोदयानां मतमासीत्। अतः अस्मिन् विकृतिविज्ञानीये प्रमेहाख्ये रोगे यत् दशगुणाः कफस्य प्रोक्ताः तेन कफस्य ये प्राकृताः गुणाः इति अवगन्तव्यं, ते च सर्वत्रापि प्रयोक्तव्याः इति फणसळ्कर् महोदयानां मतम् आसीत्। तो प्राकृत से विकृत को जानना ये तो सभी जगह होता है, लेकिन विकृत से भी प्रकृति को समझना ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और इसलिए यहाँ कफ के इतने गुण बताए गए, 10 गुण बताए गए हैं, उन सभी का हमें प्राकृत स्थिति में ये गुण कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और वैसे ये वाक के बारे में, पित्त के बारे में भी इस प्रकार का होगा। तो जैसे कि राजेंद्र देशपांडे का एक था कि कफ का उनके गुणों के द्वारा रोगों से संबंध, तो ये एक अच्छा खासा उदाहरण है कि किस गुण से कफ किस प्रकार के कफज में काम करता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 450 रेफरेंसेस मिले कि जहाँ विशिष्ट गुण से विशिष्ट दोष विशिष्ट कार्य करता है।
तो ये काफी अहम इस प्रकार का मुद्दा है। ते तु खलु इमे दश प्रमेहा नाम विशेषेण भवन्ति तद्यथा उदकमेहश्च इक्षुवालिकारसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च सिकतामेहश्च शनैर्मेहश्च आलालमेहश्च। हाँ। तो मूत्रवेर वर्ण प्रभेदेन भेदो महेषु कल्प्यते, ये जो बात बताई गई है। हाँ। Yeah, gentle reminder, milk is not a liquid in its पूर्ण अन्न, या वो अधिक एक्सप्लेन करने वाले थे। मैं भी कुछ समझ याद कर रहा था कि मैंने क्या बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है। सवाल ये था कि किडनी फेलियर्स के पेशेंट्स में लिक्विड इंटेक कम करने के लिए कहते हैं, एलोपैथी में भी कहते हैं, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर कितना लेना है पानी, ये बताते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि तो नॉर्मल वाटर लेने के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ सिद्ध जल का पर्याय उपलब्ध है, तो सुवर्ण लागा सिद्ध जल, ये अगर इसमें देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। और उसमें 1/3 या 1/4 अर्ध जल, अर्ध शुद्ध जल, इस प्रकार के काफी पर्याय उपलब्ध है। मैं जो बताता हूँ वो 1/4 शेष रखने के लिए कहता हूँ। 2 लीटर पानी में 1 मुट्ठी लाचा और 1 सोने का कंगन या अंगूठी डाल के उबाल के उसको 500 ml रखना है, और उतना ही पानी दिन भर में पीना है। अगर मरीज को केवल दूध के ऊपर रखते हैं, तो इससे भी कम मात्रा काफी होती है। 1 लीटर का उबाल के 250 ml इतना ही पानी रखेंगे तो भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ गर्मी का मौसम या शरद ऋतु में प्यास ज्यादा लगती है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सीजन्स में तो ये काम चल जाता है। इसमें एक अहम मुद्दा ये है जो काफी गहरा है। हम अन्न और पानी दोनों साथ में लेते हैं आहार में। अभी दाल या छाछ या किसी अन्य तरीके से जो द्रव जा रहा है शरीर में, उसमें पानी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है क्योंकि पानी उसमें डाला जाता है। लेकिन दूध या ऐसी चीज है कि जो गाय बकरे वगैरह के शरीर में बनती है, वो पानी पीती है, लेकिन वो जो देती है वो दूध है, इस प्रकार से। तो दूध में 90% वाटर है, ऐसा बताता है एनालिसिस जो है वो कहता है कि दूध में 90% पानी ही है। फिर भी दूध और पानी अलग है। अब अन्नव स्रोतस ये अन्न का पचन करने में सक्षम है, इस प्रकार का है, और दूध अन्न है तो उसका पचन अन्नव स्रोतस में होगा, और पानी जो है उसका पचन उदक स्रोतस में। चाहे वो पानी दाल में पकाते समय डाला हुआ पानी हो, सब्जी में डाला हुआ पानी हो, छाछ जैसी चीज हो, तो यहाँ पे दिखता है कि उदक स्रोत का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा सीआरएम में। और फिर वहां पानी पर निर्बंध लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन दूध पानी नहीं है तो उसके ऊपर निर्बंध नहीं है। ये जो 1 लीटर का बताते हैं फ्लूइड इंटेक, उसमें वो दूध भी पकड़ते हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी जो प्रचलन है वो एसी एवन या जर्सी गाय का दूध का प्रचलन है, उसको तो लेना ही नहीं है, वो तो बेकार है। तो ये डायबिटीज को भी बढ़ावा देता है, ऑटिज्म को भी बढ़ावा देता है, किडनी फेलियर को भी बढ़ावा देता है, कैंसर को भी बढ़ावा देता है। तो एवन मिल्क किसी को भी नहीं लेना है, छोटे बच्चों को भी नहीं देना है। तो फिर उनमें क्या दे सकते हैं, तो A2 मिल्क या जो देसी गाय का दूध है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाबंदी नहीं है, तो उसको आसानी से हम दे सकते हैं। और उसके लिए अन्न होने के कारण अन्न स्रोत में उसका पचन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो 1 लीटर से ज्यादा 2 लीटर 2.5 लीटर हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो मैंने कुछ मरीजों को केवल दूध के ऊपर रखा है, सीआरएफ के 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध पीते हैं, क्रिएटिनिन यूरिया सब कम हो जाते हैं। और बाकी तो सूजन वगैरह तो 1-2 दिन में ही चली जाती है। अग्नि अगर उतना सक्षम है कि 2-2.5 लीटर दूध पचा सके तो कोई प्रॉब्लम नौबत ही नहीं आती। मेरे पास एक मरीज आया था, एक्चुअली वो लिम्फोमा का केस था, एलोपैथी में कैंसर, लिम्फ कैंसर था, और साथ में उसको किडनी फेलियर शुरू हुआ, तो ये डायलिसिस शुरू हुआ हफ्ते में 2 बार। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि अगर तुम केवल दूध पे रहोगे तो तुम्हें दोनों में फायदा होगा, किडनी फेलियर में भी फायदा होगा और इसमें भी, कैंसर में भी फायदा होगा। वो मान गया। बोला था कि मैं आसानी से रहूंगा दूध पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और उस समय उसका क्रिएटिनिन 9 पॉइंट समथिंग इस प्रकार का था। जबकि वो 2 बार 8 हफ्ते में 2 बार डायबिटीज कर रहा था, तो उसके बावजूद भी क्रिएटिनिन 9.5 वगैरह ऐसा कुछ था। दूध पे रहा, मैंने कहा कि डायलिसिस बंद करो, डायलिसिस मत करना। वैसे क्लिनिकली अच्छा था, सूजन या सांस फूलना वगैरह तकलीफें नहीं। तो 1 महीने के बाद क्रिएटिनिन 10.5 एक से बढ़ गया। लेकिन क्लिनिकली अच्छा था, 2.5 लीटर दूध जा रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कुछ मत सोचो, चालू करो इस प्रकार से। और फिर वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब रिसेंट रिपोर्ट 4 महीने पहले की आए, 4 या 3 महीने पहले, वो 2.3 वगैरह इस प्रकार का कुछ है क्रिएटिनिन। उसको पोल बिठाया गया था, तो वो भी निकाल दिया, और अभी उसको करीबन 1.5 या 2 बरस हो गए हैं। लेकिन उसकी गजानन महाराज के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, और ये भी एक अहम कारण हो सकता है उसमें जो सिद्धि प्राप्त हुई, यश प्राप्त हुआ उसका। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि 2.5 लीटर दूध वो आज भी कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ में खाना भी खा रहा है। एक समय दाल रोटी सब्जी ये सब खाता है, और बाकी दिन भर दूध ही लेता है इस प्रकार से। तो इनसे ये होता है कि दूध अन्न है, पानी नहीं है। यद्यपि उसमें 90% वाटर है, तो भी वो पानी नहीं है, वो अन्न है। और अन्न स्रोतस और उदक स्रोतस ये अलग बताए गए हैं। ये कभी काफी मामला गंभीर है कि उदक स्रोतस का मूल स्थान तालुमूलम क्लोमच इस प्रकार का बताया गया है। और आभाषय बलम वामम च पार्श्वम, ये जो अन्न स्रोतस के बारे में बताया जाता है। तो दोनों साथ में जाते हैं, तो ये विभक्तिकरण कैसे होता है कि पानी को उसमें जाना है और अन्न को नीचे आना है इस प्रकार से। और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हुए भी जब सार्वत्रिक विभाजन अन्न और पानी दोनों का बनेगा, तो दोनों का हिस्सा उसमें रहता है। और फिर जो द्रवपिट्ट बनेगा, उसमें मूत्र का भी उसमें पानी का भी रोल है, अन्न का भी रोल इस प्रकार का है। घनपिट्ट बनेगा, उसमें ज्यादा रोल अन्न का इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो लिक्विड की आपूर्ति होनी है वो दूध से अगर करते हैं, जितना लिक्विड हमें चाहिए, तो दिक्कत नहीं होती किडनी फेलियर के पेशेंट्स में। वाटरमेलन जैसे जूसी फ्रूट का भी मिल्क से जैसा रहेगा क्या? अन्न वह स्रोत से पचन होगा तो नहीं बता सकते, हम तो नहीं बताते हैं। वाटरमेलन वैसे भी शीर्णवर्तन तो सक्षारम वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं, पित्तल इस प्रकार के बताए गए हैं। तो केवल ग्रीष्म ऋतु में हाँ सीमित मात्रा में इनका प्रयोग करें, नहीं तो ये नहीं लेवे, ये बेहतर इस प्रकार का है। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो जिन लोगों ने वाटरमेलन जूस वगैरह लिए हैं, उनको तकलीफ ज्यादा बढ़ी है ये किडनी फेलियर के बारे में।
तो केवल दूध ही एकमात्र ऐसा है जिससे ये बात हो सकती है कि भली भांति उसका पचन अनवह स्रोतस में होगा और किडनी फेलियर के लिए ये बहुत लाभदायक इस प्रकार का है। What should we understand अब as क्लोम? ये बहुत बरसों से चला आ रहा सवाल इस प्रकार का है और अच्छा समाधान अभी भी नहीं हुआ है। एक क्लोम के बारे में संज्ञा निश्चित परिषद हुई थी काफी 50-60 बरस पहले इस प्रकार से, और एक वैद्य ने आग्रह से कहा कि पैंक्रियास क्लोन है इस प्रकार से, लेकिन सभी उससे सहमत है ऐसी भी स्थिति नहीं है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी की एक केस थी कि सर पे आघात हुआ था डाइव करते समय पानी में, और फिर आक्षेपक आते थे, थोड़ा भी धक्का लगा तो आक्षेपक आते थे, और उस आक्षेपकों में प्यास इतनी लगती थी कि वो कहता था कि पानी डालो, पानी डालो, कुछ दे दो, चाय दे दो, कॉफी दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। वो मुंह खुला करके रहता था और लोग उसमें डालते रहते थे, इतना वो चिल्लाता रहता था। तो 5-5, 6-6 घंटे ये आक्षेपक का अटैक रहता था, और वो करीबन 70-80 गिलास पानी, 10-15 कप चाय कॉफी, 10-15 सोडा ये कोल्ड ड्रिंक से पी जाता था, और फिर उसके बाद इसके तकलीफ होती थी। तो इसके आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो इस प्रकार का क्लोम है, पिपासा स्थान इस प्रकार से। तो ये लोग जो ये केस जसलोक में जाकर वापस आई थी, और फिर वेणुमाधव शास्त्री जी के पास आई। तो उन्होंने बहुत सादा विचार किया था कि अस्थि पर आघात हुआ है, मज्जा पर उससे चोट आई है, तो अस्थि मज्जा पाचक ये मेन दवा थी, गुरुचा मलकम उसका काढ़ा सुबह शाम ये लेने के लिए कहा था, और बाद में साथ में कुछ औषधियां दी थी, और उसको समझते थे कि किसी न किसी तरीके से उसको धक्का न लगे। 15 दिन के बाद पहला धक्का लगा, लेकिन ये काफी तीव्रता कम हो गई थी, 10-15 मिनट के अटैक रहा शुगर का, और फिर वो पेशेंट पूरी तरीके से सुधर गया। जब मैं मुंबई में उनके पास सीखने के लिए गया था, एक 75 की बात है, तब वो दिखाने के लिए आया था। वो युवा था, 20-21 वर्ष का युवा था, और जिसको बिल्कुल धक्का सहन नहीं होता था वो स्कूटर से आमदामंद में जाकर आ, इतना सुधर गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्लोन क्या है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मनोज फिरोदिया ने एक सुझाव दिया था कि इन मरीजों में हम गंडूश करने के लिए कहेंगे। मैं फिर से एक बार जब मरीज सामने आएंगे तो थोड़ा सोचने की कोशिश करूंगा। और क्लोम अगर गले में ही कुछ है, तालू तो है, गले में ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस तक तो दवा पहुंच जाएगी। तो शायद ये बात बन सकती है कि उदकम स्रोतस के ऊपर काम होगा, और फिर कृष्णा निग्रहण वगैरह इस प्रकार के कुछ द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। हाँ, या फिर तृण पंचमूल का प्रयोग करेंगे मूत्र विरजनीय के हिसाब से, या मूत्र विरजनीय विरेचनीय के हिसाब से, और मूत्र विरजनीय में कमल है सब, तो उनका कुछ प्रयोग करेंगे तो शायद ये बात बनी। किडनी फेलियर मध्ये दोष दोष विचार कसा करावा, तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन मांस दोष एक अहम है, पिंडिकोद्वेष्टन अगर लक्षण है तो। हाँ, वैसे देखा जाए तो वायु एक अहम भूमिका इसकी है, और दोष जो है वो लक्षणों के आधार पर समझ लेना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और कुछ लोगों में आमाजूर्ण क्योंकि अक्षिकूट शोथ ये लक्षण लोगों में दिखता है, और वो किडनी से रिलेटेड रहते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन हमारे हिसाब में
या अमाजीर्ण का भी लक्षण हो सकता है, दुर्भक्षण्य में पांडु का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर वो हमारा निदान रहे तो उसकी चिकित्सा, अमाजीर्ण की चिकित्सा करनी है जो लंघन प्रधान है, या फिर वमन देना, ये भी हो सकता है। वास्तव में विदग्धाजीर्ण के लिए वमन बताया है, लेकिन यथावस्थम जब यथावस्थम हितम भवे, जो अवस्था के अनुसार हित होगा वो दे सकते हैं। तो आमाजीर्ण में भी वमन दे सकते हैं। तो यूरिया ज्यादा होने के कारण रुल्लास का लक्षण होता ही रहता है, तो वमन देने से उसमें फायदा भी होता है। तो एक अलग व्याख्यान का विषय रहेगा किडनी फेल्यूर किस प्रकार से है। और डायबिटीज का एक उपद्रव किडनी फेल्यूर है, और हाइपरटेंशन का भी उपद्रव किडनी फेल्यूर है। और ये दोनों भी साथ में दिखते हैं कुछ मरीजों में, तो सभी के बारे में थोड़ा जागरूक होना इस प्रकार का आवश्यक रहेगा। और अंधभव स्रोतस और उदकभव स्रोतस, ये दो अलग स्रोतस है, इसके बारे में तो समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके लिए जो भी करना है, अलगता से देखते हुए पानी रिस्ट्रिक्ट करना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है, तो ये समझना चाहिए। तो ये श्वेत शीत मूर्त पिच्छल अक्षर स्निग्ध गुरु वगैरह वगैरह जो बताए हैं कफ के गुण, उसके आधार पर 10 प्रकार कफज मेह के बनते हैं। ते दश प्रमेहाः साध्याः समान गुण मेद स्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समक्रियत्वाच्च। ये थोड़ा अपवादात्मक है। अतुल्य दूष देश प्रकृति पाद संपत्ति, ये जनरल है कि अतुल्य दूष्य देश दोष वगैरह वगैरह इस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कफ दोष और मेद, ये दूष या दोनों अनुगुण होने के कारण ये साध्य है, सुख साध्य है, इस प्रकार का बताया गया है। शोध नाही पण किडनी फेल्युअर आहे अशा रुग्णांमध्ये काय काय निदान अनुभवात आलेले आहे। यही मैंने जो कहा, अग्निमांद्य से लेकर अजीर्ण, पांडु, ये निदान दिखते हैं उसमें। अभी कुछ मरीज ऐसे मिले हैं 20-21 साल की उम्र में किडनी फेलियर हो गया है, और उसका एकमात्र कारण अजीर्ण है। उल्टा सीधा खाना, लाइफस्टाइल का कुछ पता न होना, और फिर अचानक ध्यान में आया कि किडनी फेलियर है, इस प्रकार से डायलिसिस शुरू हुआ। ग्रोथ वगैरह लक्षण कुछ भी नहीं थे। तो ये अभी पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये जो बात एलोपैथी में उभर रही है वो काफी गंभीर है, और उसके लिए क्या करेंगे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो समान गुण मेद स्थानकत्वात्, तो समान गुण इस प्रकार का मेद, मेद उसका स्थानक इस प्रकार का है, वो आश्रय है। कफस्य प्राधान्य, कफ प्रधान होने के कारण समक्रियत्वाच्च, और समक्रिया दोनों के लिए जनरली स्थूल प्रमेय ही बलवान है कहा, कुशस तथा सत परिदुर्बलश्च, ये दो बताए गए हैं कि स्थूल प्रमेय ही बलवान इस प्रकार की एक कैटेगरी। मेरी जो किताब है डायबिटीज के बारे में, साल्त्या बोलते हैं शुगर फैक्ट्री, उसके मुख पृष्ठ पर एक इसी प्रकार के स्थूल व्यक्ति और एक कृष्ण व्यक्ति और बीच में इक्षु, इस प्रकार का पिक्चर निकाला है। तो स्थूल प्रमेय ही बलवान ही है कहा, स्थूल और बलवान इस प्रकार के होते हैं। तो उसमें अपतर्पण करना है, अपतर्पण करने से दोनों चीजें हासिल होती है, कफ का भी क्षय होता है, मेद का भी क्षय होता है, तो समक्रिया दोनों में है। और महेश संतर्पण में वह कार्य, जो कुश दुर्बल इस प्रकार के है, उसमें ऊर्ध्व तथा अधश्च मलय के नीचे ऊर्ध्वाधर शोधन होने के बाद महेश संतर्पण में वह कार्य, ये हमें संतर्पण ही करना है। अब ये भूल बहुत सभी लोगों से हो जाती है कि उनमें भी अपतर्पण करते रहते हैं, शिलाजित वगैरह इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करते हैं, या फिर शुगर कम करने के हिसाब से करेला वगैरह इस प्रकार की जो अपतर्पण वाली चीजें हैं उनका सेवन करवाते हैं, तो ये सही नहीं है। अगर अपतर्पणोत्थप प्रमेय है तो उसको संतर्पण ही देना है।
ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि वसंत कुसुमाकर का अनुपान प्रमेय रुधिरातिरिक्त मधु शर्करा मध और शर्करा, ये अनुपान बताया गया है वसंत कुसुमा। तो प्रमेह की दवा है और मध और शर्करा ये ऐसे अनुपान के रूप में बताए गए हैं। तो ये समझ लेना है कि यहाँ अपतर्पणोत्थ विकार है और संतर्पण करना जरूरी है। और हम मेटफॉर्मिन वगैरह देकर अगर शुगर कम करते रहेंगे तो ये कभी सुधरेंगे नहीं, बिगड़ते ही जाएंगे, बाकी कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार की होती है। तो हमें संतर्पण और अपतर्पण ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इस चिकित्सा का। उपक्रम्यस्य हि द्वित्वात् विधेय उपक्रमो बता एक संतर्पण विशेषापतर्पण। तो संतर्पण कब करना है, अपतर्पण कब करना है, किस लेवल पे, शारीरिक स्तर पे अपतर्पण है, मानसिक स्तर पे संतर्पण करना है, ये काफी चीजें इसमें होती है। तो इन सभी के बारे में सोचकर तो अतुल्य देश अतुल्य देश प्रकृति पाद संपत्ति, ये जो सुख साध्य लक्षण में बताया गया है, तो दोष दूष्य अतुल्य होना है सुख साध्यत्व का लक्षण है, लेकिन प्रमेह अपवाद इस प्रकार का है। और उसमें समक्रियत्व होने के कारण कफजन्य जो मेद समान इस प्रकार के हैं वो साध्य इस प्रकार के बताए गए हैं। तो ये जो दश प्रमेय है वो साध्य है अगर अनुवंशिकता नहीं है। कुलज विकार अगर है तो ये व्याप्य इस कैटेगरी में होगा। तो हमारे हिसाब में अभी डायबिटीज के बारे में जो बहुत प्रचलन चल रहा है, इंडिया इज हब ऑफ डायबिटीज वगैरह इस प्रकार से, तो व्यक्ति के अनुसार संतर्पण करना है अपतर्पण करना है, ये सोच समझ कर अगर चिकित्सा दे देंगे तो कफजन्य साध्य हो सकते हैं। अभी व्यायाम साध्य इस प्रकार के कुछ प्रमेय ही दिखते हैं और केवल व्यायाम ही चिकित्सा दी जाती है। तो उनमें ये कफजन्य है। तो कफ और मेद ये दोनों का जिक्र व्यायाम से होता है और फिर ये अच्छे परिणाम लाते हैं। लेकिन ये सभी में करते रहना है ऐसा नहीं है। वात प्राणायाम अगर है, अपतर्पण विकार है तो संतर्पण करना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और खास करके स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज अभी जो है वो काफी गंभीर मामला है। कफ, आलस्य, अव्यायाम और अच्छा खासा खाना पीना वगैरह ये सब करके अगर कफ और मेद बढ़े हैं तो ठीक है, आसानी से ये सब बंद करवाएंगे, व्यायाम करवाएंगे, अपतर्पण करवाएंगे, दंडन करवाएंगे तो उसमें फायदा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निवडक रुग्ण कथा ये एक किताब है मराठी में, अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में थी। तो उसमें एक कथा बताई गई है कि कोई ऐसा रईस आदमी था, राजा जैसा, और बहुत अच्छा खासा पीता था और कुछ व्यायाम का पता नहीं था, और ये नाच रंगरलियां ये सब चलती थी, और पैसा बहुत था तो बहुत सारे वैद्यों को बुलाता था और बताता था कि मुझे एनर्जी नहीं लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है, तो आप कोई उपाय सुझाओ, दवाइयाँ दे दो। लोग दवाइयाँ देते, कुछ थोड़ा सा फायदा होता नहीं होता, फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता। तो कहीं बाहर से एक वैद्य आया था, इसको पता चला कि बाहर से कोई वैद्य आया, तो उसने उसको बुलाया। वैद्य ने परीक्षा की और फिर कहा ठीक है, तुम अच्छी तरीके से ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 75 दिन इसमें लगेंगे और 75 दिन के बाद तुम ठीक हो जाओगे, और अभी दवाइयों के पैसे कुछ न देना, जब आप ठीक हो जाएंगे 75 दिन के बाद ही मुझे पैसे दे देना। और काफी बड़े पैसे उसने मांगे, 10,000 उस जमाने में। तो ये राजा थोड़ा सा उलझन में आ गया, फिर उसने सोचा कि ठीक है, पैसे तो बाद में देने हैं, अगर ठीक नहीं होऊंगा मैं तो पैसे देने का सवाल नहीं उठेगा।
तो जब उसने हाँ कह दिया तो इसने कहा कि मैं तुम्हारी जन्मपत्री देखना चाहता हूँ। तो जन्मपत्री दिखाई। हाँ, जन्मपत्री देखने के बाद ये बहुत शासन हो गया, उसके भाव बदलते गए। और फिर उसने कहा मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी केस मुझे मिली है और इतना अच्छा पैसा मुझे मिलेगा इस केस से, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी मृत्यु है 75वें दिन में। पत्रिका स्पष्ट रूप से कह रही है कि तुम्हारी मृत्यु है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा करके उसने लिख के दिया कि आज से 75वें दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित इस प्रकार की है। और वो चिट निकल गया वहां से। तो ये राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इसने तो सब स्पष्ट रूप से बता दिया, पैसे भी कुछ नहीं लिए, और ये फिर इस प्रकार से हाँ, निकल भी गया यहाँ से। तो वो उदास हो गया। जब खाने पीने में जो रुचि थी वो सब बंद हो गई, नाच गाना वगैरह सब बंद हो गया, और पुरुष हो गया। तो 72वें दिन में ये वैद्य फिर से वहां पे अवतीर्ण हुए। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक बार आपको देख लेता। देख लिया, फिर कहेंगे आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हो, अब कोई आपकी अ, दवा लेने की भी आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। तो राजा ने कहा लेकिन 3 दिन के बाद मेरी मौत है। तो बोला हाँ, मैंने लिख के तो दिया था आपको, लेकिन वो एक काव्य था, और इसमें हर पंक्ति का पहला अक्षर ले लेंगे तो आपका पता चल जाएगा। तो ये पता, तो एक अक्षर इस प्रकार था कि स्थौल्य रोग में चिंता औषध का प्रयोग किया है, इस प्रकार का कुछ लिखा था। तो मैंने चिंता लगवाई, और ये चिकित्सा के रूप में काम कर गई। और तुम्हारा ये सब ज्यादा खाने पीने से और आलस से हुआ था, अभी मैं सुझाव दे दूंगा कि व्यायाम वगैरह नियमित रूप से करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी बताऊंगा। लेकिन तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, ये बात छोड़ दो कि मैं मरने वाला हूँ, वो तो केवल मैंने भय दिखाया था इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब केस है और जिस तरीके से उसने हैंडल किए है वो अच्छा नमूना इस प्रकार का है। अजीर्ण व क्लेदामुळे गृहिणीमध्ये कालांतराने किडनी फेलियर होऊ शकते का? जरूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें जो घोरमंद विषंचतत, ये जो सूत्र बताया गया है, गृहिणी में निर्माण वाला आम विषय इस प्रकार का, वो अगर दोष से संगत होता है तो दोष से विकार निर्माण करता है, धातुओं से संगत होता है तो धातुओं के विकार निर्माण करता है, मलों से संगत होता है तो मलों के विकार निर्माण करता है। इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख उसमें है। और इसके आधार पर एक अभी रिसर्च प्रोजेक्ट बना था, मैंने देखा था, कि प्रोबायोटिक्स देना किडनी फेलियर में। और उसका कहना था कि प्रोबायोटिक देने से ग्रहणी में जो माल एब्सॉर्प्शन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, और फिर उसका सीधा असर किडनी पर हो रहा है, ये उन्होंने वहां पे दिखाया था। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वैसे देखा जाए तो बीच में मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि मॉडर्न अप्रोच जो है वो पूरा एनाटॉमिकल अप्रोच इस प्रकार का है। उन्होंने शरीर को समझने की जो चेष्टा की है उसमें शरीर में विभिन्न सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वगैरह, इस प्रकार से बताया। इन सिस्टम्स का एक दूसरे में क्या मेल जोल है उसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। हर सिस्टम अलग अलग तरीके से काम कर रही है, और हर हर सिस्टम के अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, कार्डियक स्पेशलिस्ट हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हर सिस्टम के अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए। एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से क्या संबंध है ये इसके बारे में कुछ विचार ही नहीं। और वैसे आयुर्वेद में आहार से सभी जुड़े हैं, ये एक अहम मुद्दा
इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि आहार संभव वस्तु रोगाश आहार संभव, आहार से ही शरीर बनता है, रोग भी आहार से ही बनते हैं। तो चाहे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो, चाहे नर्वस सिस्टम की हो, चाहे डर्मेटोलॉजी की हो, सप्लाई जो है उसके अवयवों का जो निर्माण है वो तो आहार से ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी सिस्टम से संबंध है इस प्रकार का। और दूसरा संबंध रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, क्योंकि जैसे हम ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, वैसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी है अंदर। तो ये रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन इसका संबंध है, और सभी के जीवन के लिए ये वायु चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका संबंध पूरे शरीर से है सभी। हाँ, नहीं होगा, लेकिन ये जो रिसर्च जिसने प्रेजेंट किया है वो तो एलोपैथी माइंडेड है। वो आयुर्वेद के बीए में इंडेस, एलसीपीएस, एमबीबीएस और फिर एमडी एलोपैथी में इस प्रकार के हैं। उनका अस्पताल है पुणे में, और किडनी के बारे में जानी मानी व्यक्ति इस प्रकार की है। लेकिन बेसिक थॉट प्रोसेस पूरी एलोपैथिक है, आयुर्वेद का कुछ नहीं है, इसलिए तो प्रोबायोटिक इस प्रकार का है। ये नहीं वर्क करेगा, लेकिन ठीक है, क्या होता है देखेंगे। अगर सच कुछ रिसर्च करते हैं तो उसमें से क्या नतीजे निकल आते हैं। बेसिक ऐसा है कि ये सब करने के बजाय लाइफस्टाइल को सुधारना, पचन को सुधारना ये आवश्यक है। तो प्रोबायोटिक वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसमें अहम मुद्दा है। लेकिन इसमें से मैंने जो मुद्दा उठा लिया वो पचन का किडनी से संबंध है। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कहीं नहीं है एलोपैथी में, अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसके बारे में काफी रिसर्च पेपर्स है जो उन्होंने ढूंढे हैं। तो ठीक है, हमारे लिए वो रिसर्च पेपर्स ही काम करेंगे। हाँ, और अपने तरीके से इसको देखेंगे तो शायद ये बात हाँ बनेगी। शतधरण योग उपयोगी, ऐसा मत सोचो क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच हो जाएगा। पूरी तरीके से सोच कर निदान क्या करना है, चिकित्सा क्या करनी है, ये सोचना है। किसी एक बहकावे में नहीं जाओ कि आजीर्ण है, पांडु है, या फिर पिंडिकोद क्वेश्चन है, ऐसे मत करो। हर मरीज को समझते हुए उसके बारे में कैसे करना है ये सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है एलोपैथी का, सिस्टम अप्रोच इस प्रकार का, वो ही गलत है। एलेक्सिस कैरेल की किताब है, नोबेल प्राइज विनर, मैन द अननोन, इस प्रकार से अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड है। तो उसने ये बताने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से एलोपैथी या कन्वेंशनल मेडिसिन मानव को समझने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से वो कभी भी मानव को समझ नहीं पाए। और इस विचार के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, काफी 80 बरस पूर्व की बात। लेकिन वही कंडीशन आज भी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया है। इतने बरस होने के बाद और नोबेल प्राइज होने के बाद भी, बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वहां तो उन्होंने जिक्र किया था कि ये मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह ये सब जो बातें हैं चैतन्य से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं है एलोपैथी में। तो नहीं ज्ञानावयव कृष्णज्ञेय ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञानावयव से कृष्णज्ञेय जो है उसका ज्ञान नहीं निर्माण हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार की सुविधा से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सब मैकेनिकल अप्रोच है। ये तो अप्रोच है ही नहीं इस प्रकार का, मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह। तो उस स्तर तो छोड़ दो, लेकिन मैकेनिकल स्तर पर भी एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से संबंध होना जरूरी है।
जो हमारे यहाँ धात्वग्नि, भूताग्नि और रस वगैरह धातुओं का निर्माण इसके जरिए स्पष्ट किया आयुर्वेद में, वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? कहीं पे नहीं है एलोपैथी में। डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी सिस्टम से संबंध है, ये तो बात ही नहीं है। हाँ, तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि हम अगर लोगों को, आज के साइंटिस्ट को आयुर्वेद के बारे में समझाना है, तो वो जिस मुद्दे को समझ सकते हैं उस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे तो शायद उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आए। तो ये एक मुद्दा अहम है इसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकी सिस्टम से संबंध या रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाकी सिस्टम से संबंध, ये काफी हद तक योग में हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी सिस्टम। प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्मं सम्भवति। केवल प्राणायाम से ही रोग ठीक होते हैं, दूसरे कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों कहा ऐसा? दोष साम्य प्रस्थापित करना ये प्राणायाम से साध्य हो सकता है, कहीं भी रोग हो। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो आयुर्योग बनेगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को साथ में लेकर स्वास्थ्य के बारे में, रोग के बारे में अगर हम बता सकेंगे तो काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दुष्संदेशं बलं कालम अनलं प्रकृतिं वया तत्त्वं सात्म तथा अवस्था विधाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषां दोषौषध निरूपणे वगैरह वगैरह, ये जो बताया गया है यानुसारच प्रत्येक रुग्णा परत्वे निदानचा विचार हवावा, हे आयुर्वेदाचे इतरांपेक्षा सैद्धांतिक वेगळेपणा सही है। तो हम होलिस्टिक अप्रोच का अगर छोड़ देंगे तो ये बड़ी मूर्खता होगी। ये कैंसर पे जो सनन एंड होटल में वैद्यों का मिलन हुआ था, सभी वैद्य भारत भर से आए थे, और फिर उसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जिक्र किया था कि हम कैंसर के बारे में आयुर्वेद क्या करता है ये जानना चाहते हैं, और इसलिए ये संगोष्ठी हुई थी। मुझे आश्चर्य लगा कि केवल एकमात्र मैं था जो लाइफस्टाइल के बारे में जो मैंने जिक्र किया कि अगर हमें कैंसर के बारे में कुछ करना है, कैंसर को रोकना है, तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना जरूरी है, और वो आयुर्वेद ही बता सकता है। बाकी सब लोग एंटी कैंसर ड्रग कैसे ढूंढेंगे, सेल लाइन पर कैसे काम करेंगे, और फिर एक ड्रग जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी हो आयुर्वेद की दृष्टि से आया हुआ। जैसे एक माइक्रोबायोलॉजी में संशोधन हुआ था चंद बरस पहले पुणे में कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स गिवन इन अतिसार, समथिंग लाइक दैट। तो 140 द्रव्यों का स्क्रीनिंग हुआ और उसमें से एक भी द्रव्य को एंटी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी नहीं मिली। सिर्फ दारूहल इसको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, ये रिसर्च पब्लिश हुआ। और उसके बाद में जो भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन आई है आयुर्वेद के क्षेत्र में, विशेषतः अतिसार के लिए, उसमें सभी में दारवी 50% डाली गई। तो ये सोचने की बात है। और शुंठी, जायफल, कुटर, ये सब जो हम रोजाना इस्तेमाल में लाते हैं, इन किसी को भी ना ही बैक्टीरियोसाइडल ना ही बैक्टीरियोस्टैटिक कुछ भी एक्टिविटी नहीं मिली। 140 द्रव्यों का स्क्रीनिंग हुआ उस समय में। तो ये तरीका ही नहीं है आयुर्वेद का। हमारे हिसाब में अगर ग्राही है चिकित्सा करनी है तो ग्राही कैटेगरी में क्या आते हैं, और अगर संबंध इस प्रकार का करना है
तो कौन से द्रव्य का प्रयोग करना है, ग्राह्य संबंध की अवस्था ये क्या है, ये सब देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये छोड़कर अगर इस तरीके से हम करेंगे तो मुश्किल होगी। भूषण पटवर्धन का केमिस्ट्री का थीसिस भल्ला तक के ऊपर है, और उसने भल्ला तक की कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की थी, एक स्टेप निकाला उसके, वो दे दिए, सभी को रिएक्शंस हो गए, और काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मामा जोशी से मिला, तो मामा जोशी ने कहा ऐसा कहाँ गया है कि इस प्रकार के स्टेप निकाल के भल्ला तक देना है। आयुर्वेद का जो तरीका है, भल्ला तक की शुद्धि करनी है और फिर दूध वगैरह में देना है उसको, उसी तरीके से प्रयोग करो। इसमें तो एनिमल प्रयोग किया था, माइस पे किया था, मानव के ऊपर नहीं था, तो एनिमल के लिए था, लेकिन सब वो मर गए। माइस जो है सब मर गए भल्ला तक के सेवन से। तो फिर जब उन्होंने ये घी सिद्ध करके, घी और दूध के साथ भल्ला तक का सेवन करवाया, तो रसायन इफेक्ट दिखने लगे इस प्रकार के मूषकों में, और काफी अच्छे रिजल्ट्स उसके आए। तो कहने का तात्पर्य है, हम आयुर्वेद को छोड़कर कुछ भी इस प्रकार से करने लगेंगे तो आयुर्वेद नहीं रहेगा वो। हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण ये सबसे अहम मुद्दा है, हमारे लिए एक अहमियत है वो छोड़कर अगर हम इस प्रकार के फोकस अप्रोच में चले जाएंगे तो ये सब बिगड़ जाएगा। Now, in vitro studies and preclinical studies will be done on cell lines, cultures, tissues cultures. Animal studies will lose their importance due to ethical issues as well as the inability of them to mimic human body environment. In future, human tissue and cell models will evolve and work as test stations for drugs. हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है वास्तव में। केवल जो विषारी द्रव्य है उनके बारे में, उनकी शुद्धि वगैरह होने के बाद वो निर्विष हो गई है या नहीं हो गई है, नॉन टॉक्सिक है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। उसके लिए टेस्ट डेवलप करो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे पारद हो, चाहे और कुछ हो। लेकिन बाकी वनस्पतियों के लिए ये करने की, कुछ दवाइयों के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है वास्तव में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, हमारी दृष्टि आयुर्वेद की होनी चाहिए। आयुर्वेद को छोड़कर हम इसके एलोपैथी के बहकावे में आ जाते हैं और उनके तरीके से रिसर्च करने लगते हैं, तो उसका तरीका बिल्कुल गलत गलत होने वाला है। उसमें जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं वो बिल्कुल गलत इस प्रकार के निकलेंगे। तो अगर संशोधन इसमें करना है, चाहे आधुनिक पद्धति से भी करना है, तो भी काफी सजग होना चाहिए। आयुर्वेद के मेन प्रिंसिपल्स जो है उसको कहीं भी क्षति नहीं होनी चाहिए। और फिर ऑब्जेक्टिविटी लाना ठीक है, लेकिन हमारे मूल तत्व नहीं बिगड़ने चाहिए, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो हम निकले थे कहाँ से और कहाँ पहुंच गए मालूम नहीं, हम तो बस दूध वगैरह यहाँ से निकले। लेकिन ये जो फोकस्ड अप्रोच एलोपैथी का है और आयुर्वेद का सर्वांगीण दृष्टिकोण इस प्रकार का है, ये काफी भिन्न भिन्न है। और वैसा ही फोकस्ड अप्रोच त्रिस्कंद कोश में है और मूल ग्रंथों के अध्ययन में सर्वांगीण अध्ययन। तो मैंने इसके लिए एक आर्टिकल लिखा था IIM के जर्नल में, JAIM, जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बेंगलोर में। एक्चुअली उसका संपादक एक ब्रिटिश आदमी था, योग वाला,
और हम दोनों वहां पे मिले बेंगलोर में। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो मेरे सामने था लैपटॉप में। उसने वो देख लिया, तो वो बोला कि मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन। उसने पूरा पढ़ लिया, तो कहा कि बहुत भारी है, अच्छा है ये। So we'll publish it in our first issue because the first issue was to begin. और वो पब्लिश हो गया अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद इस प्रकार का। उसमें मैंने बात की थी कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, फोकस्ड अप्रोच और पूरे तरीके से समझ लेना। सर नाउ आयुर्वेदा एंटी कैंसर आर बीइंग ट्राइड ऑन कैंसर सेल लाइन्स, दिस इज रॉन्ग बट it's stressed by modern research methods to prove global acceptability. कुणाच्या प्रमेयामध्ये रुग्ण मध्यम असेल तर संकल्पना करावे का? ये हर व्यक्ति पर निर्भर होगा, और शारीरिक स्तर पर अपतर्पण और मानसिक स्तर पर संतर्पण ये भी काफी आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आयुर्वेद अच्छी तरीके से आपको समझना है तो मूल ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। लगातार पढ़ते रहो, सूत्रों को पढ़ते रहो, समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल में लाओ, तो आयुर्वेद को भली भांति समझो। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय को आपको समझना है तो ये फोकस्ड अप्रोच जिसके अंदर पूछ रहा है। जैसे अभी ये अग्नि के ऊपर सीरियल चली थी, हर शनिवार रात को मैं व्याख्यान देता रहा, 5 व्याख्यान हुए मेरे, और लास्ट 2 व्याख्यान मंदाग्नि पर हुए। तो मंदाग्नि के कारण क्या है, मंदाग्नि के लक्षण क्या है, मंदाग्नि की चिकित्सा क्या क्या कहाँ कहाँ पे आई है, वगैरह वगैरह, ये सभी रेफरेंसेस को इकट्ठा करके आपके सामने रखना, ये इसके अंदर पूछना काम है, प्रातिपदिक पूछना काम। तो ये फोकस्ड अप्रोच है अगर आप मंदाग्नि अग्नि को समझना चाहते हैं। लेकिन मूल रूप से सभी आयुर्वेद आयुर्वेद के समझने के लिए मूल ग्रंथों का ही पढ़ना आवश्यक है, मूल ग्रंथों को ही समझना है। तो दोनों साथ में चलेंगे तो शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। आश्चर्य ये रहा कि ये मेरा पेपर पब्लिश हो गया, भारत में से किसी ने भी मुझको कुछ लिखा नहीं। एक ईमेल जर्मनी से आया कि उसने सोचा कि ये मेरा एक थीसिस का हिस्सा है, हम पूरा थीसिस देखना चाहते हैं इस प्रकार से। तो मैंने मुझे बता दिया कि थीसिस वगैरह ऐसी कुछ बात नहीं है, मैंने काम किया है इस और आगे कुछ हुआ नहीं उसका। और एक लेटर अमेरिका से आया ईमेल, उन्होंने भी इसी प्रकार की जिद की थी कि हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। ये दिलचस्पी किसी भी वैद्य ने नहीं दिखाई भारत में, पूरे भारतवर्ष में कितने लोग पढ़ते हैं मुझे तो मालूम नहीं है इस प्रकार का। लेकिन मैं खुद भी ऐसे कुछ पढ़ता नहीं हूँ ये मेरी भी कमी है कि बहुत सारे इस प्रकार के आर्टिकल्स आते रहते हैं या जर्नल्स आते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आता रहता है। तो कम से कम क्या लिखा गया है, कैसा है, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ हर दिन के लिए भी समय नहीं है, मरीज को देखते देखते थक जाते हैं इस प्रकार से। तो फिर ये इस करने के लिए फुर्सत इस प्रकार की नहीं रहती है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इसका एक अलग महत्व है। जब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कम करूंगा तो शायद इसके बारे में कुछ सोचूंगा, लेकिन मूल ग्रंथों में ही पढ़ने लायक इतना है कि कहाँ ये इस प्रकार के रिसर्च आर्टिकल्स में जाकर देखेंगे, और कितने हैं वो तो। अंतरकर जी इसमें माहिर थे, वो उनका एलोपैथी का ज्ञान अपडेट था, जैसे एलोपैथी के डॉक्टर के मुकाबले में वो ज्यादा जानकारी रखते। तो जब कभी इस प्रकार की बहस होती थी तो वो आसानी से एलोपैथी के डॉक्टर को जीत लेते थे कि नहीं ये तो, ये सब तो मैंने विचार किया है, इसके आगे बोलिए तुम्हें कुछ मालूम है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है
कि हमें आयुर्वेद का जो मूल दृष्टिकोण है वो नहीं छोड़ना है। जो सर्वांगीण दृष्टिकोण होलिस्टिक अप्रोच है वो नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, नहीं तो हम आयुर्वेद को ही गंवा बैठेंगे। एलोपैथी को होलिस्टिक अप्रोच में कैसे लाए इसके बारे में सोचना है। तो फिर ये इस प्रकार का रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स, इस प्रकार का अगर कुछ पेपर बनता है, कुछ किताब बनती है, तो ये शायद अनजन हो सकती है एलोपैथी के लोगों के लिए या टुडेज मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए। तो मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ कि उनके तरफ कैसे पहुंचे, इसके लिए जो बातें वो समझ सकते हैं उनको लेकर आगे बढ़ना, एक थोड़ा सा अलग माहौल रहेगा। और हमारे तरीके से आयुर्वेद लोगों तक पहुंचाना है, छात्रों में पहुंचाना है, ये तो प्रयास करते ही रहेंगे, ये एक अलग तरह का एस्पेक्ट आता है और ये सर्वांगीण दृष्टिकोण इसमें रहेगा। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलगणकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।